गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जानो फिर मानो कार्यक्रम के अंतर्गत प्रेम के साथ संविधान की बात नंबर 4 की करते हैं शुरुआत। आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको सबको दिखाई दे रहा है, पार्ट 3 भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट्स की हम आज बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की उत्पत्ति प्राचीन समय में और आज भी ये जनता और राज्य जो शक्ति है सरकार के बीच संघर्ष का परिणाम अधिकार होता है। अब सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे दो बातें हमें दिखाई देती हैं, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल और दूसरा अधिकार यानी राइट्स की बात हम कर रहे हैं। मूल यानी फंडामेंटल और दूसरा अधिकार यानी राइट्स की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करें तो अधिकार किसे कहेंगे। यदि हम कहें अधिकार किसे कहेंगे तो अधिकार वह है जिसके लिए आप हक से मांग कर सकते हो और इस प्रकार की मांग जो आपके विकास के लिए आवश्यक है। उस मांग या उसकी पूर्ति होने बिना आपकी जो है वे विकास संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, एक बच्चा अपनी माँ से जब दूध की मांग करता है तो वो क्या करता है, अपनी माँ से अधिकार मांगता है कि मेरे को दूध पिलाया जाए, और उसकी माँ का कर्तव्य क्या है कि वह उसको दूध पिलाए। तो यानी अधिकार अपने आप में क्या है कि आपका हक है जो आप मांग करते हैं अपने विकास के लिए, उसको हम अधिकार कहते हैं। जब ये बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की तो सबसे पहले हमारे पास में मैग्ना कार्टा ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम यानी अधिकारों का जन्मदाता जिसे कहा जाता है, मूल अधिकारों का जन्मदाता जिसे कहा जाता है, तो हम कहते हैं वह है मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा की जब बात करते हैं तो मैग्ना कार्टा एक ब्रिटेन की एक अवधारणा है, और ब्रिटेन की अवधारणा में कहा गया है कि कुछ मजदूरों को एक राजा ने कुछ अधिकार दिए और उस अधिकारों को एक लिखित में एक दस्तावेज तैयार किया गया एक इस प्रकार का जिससे अधिकार प्राप्त हुए, और उस अधिकार पत्र को अपने आप में क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। 12 जून 1215 ईस्वी को टेम्स नदी के किनारे स्थित रेनीमीड स्थान पर राजा जॉन ने इंग्लैंड के सामंतों को प्रदान किया था। इंग्लैंड से यह अवधारणा आई हमारे पास में मैग्ना कार्टा की, और वहाँ से हम मानते हैं कि ये आपका ये मूल अधिकारों का जन्मदाता, मूल अधिकार जनता को किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब 1215 के बाद में 1689 में बिल ऑफ राइट्स की बात आई, और बिल ऑफ राइट्स में एक लिखित पत्र के रूप में तैयार किया गया। जो लिखित पत्र के रूप में जब तैयार किया गया, उस लिखित पत्र को एक दस्तावेज के रूप में जो पहले एक मॉरली था, उस ओरल के रूप में जो था उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में तैयार किया गया। उसके बाद में इस लिखित डॉक्यूमेंट्स को फ्रांस के संविधान ने लिया, और फ्रांस के संविधान से अमेरिका के संविधान ने लिया, और अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान ने लिया। और भारत के संविधान में आज हमारे पास में पार्ट 3 में मूल अधिकार प्राप्त हैं। आज भारतीय संविधान में हमारे पास में मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल अधिकार की जब बात करते हैं तो हमारे पास में AMD जबलपुर में जो बंदी प्रतीक्षकरण जो रिट है उसके आधार पे AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1207 जो है उससे हम मानते हैं कि हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स आए। इसके बाद में हमारे पास में जो बात करते हैं हम तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस है उसमें हमारे को प्राप्त होते हैं कि मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जिससे व्यक्ति का चहुमुखी विकास हो सके। इनके बिना एक व्यक्ति का चहुमुखी विकास होना संभव नहीं है। इसलिए मौलिक अधिकारों के बिना हम ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति का, चाहे वह बौद्धिक हो, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे वह आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है।
इसके बारे में हमारे पास में दो अवधारणाएं हैं, और पहली अवधारणा आती है मूल अधिकार और दूसरी आती है मानव अधिकार। अब हमारे सामने ये आता है, बहुत सी बातें कहते हैं कि मूल अधिकार जो है और मानव अधिकार हैं वो दोनों एक ही है, लेकिन मूल अधिकार अलग हैं और मानव अधिकार अलग है। मानव अधिकार में जो मानव अधिकार है उसमें मूल अधिकार निहित है, लेकिन जो मूल अधिकार है उसमें मानव अधिकार निहित होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि निहित मूल अधिकार होगा वो तो मानव अधिकार में निहित होगा, लेकिन आवश्यक नहीं कि जो आपका मानव अधिकार है वो मूल अधिकार में होगा, ये आवश्यक नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे जो देश के संविधान है और उसका पार्ट 3 है, वो 3 अपने आप में मूल अधिकार है, और मूल अधिकार अपने आप में किस में समाहित है? आपके मानव अधिकार में समाहित है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मूल अधिकार जो है वो एक भारत के संविधान द्वारा हमारे को प्रदत्त जो है प्रधान संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, और मानव अधिकार वह अधिकार हैं जो मानव होने के नाते स्वतः ही, चाहे हम किसी भी जाति, धर्म, लिंग, देश या किसी भी कहीं पे भी हो, सिर्फ ये है कि हम सिर्फ मानव होने चाहिए। यदि हम मानव हैं तो स्वतः ही हमें मानव अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, ये कहा गया है। एम के नागराजन का जो केस है उसमें ये कहा गया है कि मानव होना ही अपने आप में मानव अधिकारों की प्राप्ति है। मानव हो तो स्वतः ही आपको मानव अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले नेचुरल राइट्स की बात करें, प्राकृतिक अधिकार की बात करें। प्राकृतिक अधिकार इस प्रकार के अधिकार हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, और वह प्राकृतिक अधिकार इस प्रकार के हैं जैसे हवा, पानी, बिजली, ये सारी की सारी रोशनी, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? प्रकृति प्रदत्त हमें प्रदान हुई, और प्रकृति प्रदत्त जो हमें प्रदान किया गया, उस प्रकृति प्रदत्त अधिकारों को कुछ विधायक और कुछ व्यक्तियों और कुछ उन चीज़ों व्यक्तियों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा वो अधिकारों को एक कानूनी रूप प्रदान किया गया, विधिक रूप प्रदान किया गया। जो हमारी परंपराएं थी उनको बांध के एक कानून का रूप प्रदान किया गया। उस कानून के रूप को अपने आप में हमने संविधान में जगह दी, उसको हमने क्या बोल दिया? संवैधानिक अधिकार बोल दिया। और संवैधानिक अधिकार में भी विशेष अधिकार जो हमारे पास में आए, उन विशेष अधिकारों को जो हमारे पास में आए अमेरिका के संविधान से, उनको हमने मौलिक अधिकार बोल दिया। अब हम कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या है और मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार वह अधिकार हैं जो भारत के संविधान के भाग 3 में प्रदान किए गए हैं, और उन अधिकारों से मानव का चहुमुखी विकास होता है। और संवैधानिक अधिकार वह हैं जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा, जैसे हम देखते हैं संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A में दिया गया है, उसको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। अब संवैधानिक अधिकार जो है और मौलिक अधिकार है, इसमें यदि बेसिकली डिफरेंस हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि संवैधानिक अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जैसे लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उस प्रकार की प्रक्रिया के अंदर जब हम जाते हैं तब उस प्रक्रिया के अंतर्गत तो हम जाएंगे तो संवैधानिक अधिकारों के उपचारों के लिए जाएंगे। और यहाँ जब बात करते हैं कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के लिए हम डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं। तो संवैधानिक अधिकारों में एक व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, और यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 जो है उसके अंतर्गत और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम डायरेक्ट हमारी रेमेडीज उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं वैधानिक विधिक अधिकार के रूप में बात करें तो एक साधारण इस प्रकार के अधिकार हैं जो हमारे विधायकों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और उन अधिकारों को हमारे विधायक अपनी सीमा में रहते हुए उन सीमा में बांध भी सकते हैं और उनको समाप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में जो नेचुरल राइट्स है, और नेचुरल राइट्स के लिए किसी प्रकार का कोई भी दंड का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद में विधिक अधिकार आए तो विधिक अधिकारों ने हमें
हम पे नियंत्रण रखा और उनमें दंड का प्रयोजन किया गया। फिर हमारे पास में संवैधानिक अधिकार है, संविधान के द्वारा, फिर उस संविधान के अंतर्गत ही हमारे पास में पार्ट 3 आया, जिससे हमारे पास में मौलिक अधिकार प्रदान हुए। इसी के साथ आज हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में एक व्यवस्थित बात ये चल रही है कि सबसे पहले नेचुरल अधिकार में अपने आप में कोई दंड नहीं दिया जाता, ये हमने कहा है। लेकिन नेचुरल अधिकारों का यदि हम उल्लंघन करते हैं तो कितना बड़ा दंड हमें मिल सकता है, इसका अंदाज़ा आज लगाया जा सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि आज प्राण वायु के लिए, लोगों के लिए भगदड़, ऑक्सीजन के लिए भगदड़ मची हुई है। क्योंकि हमने क्या किया, हमारे पर्यावरण के साथ में हमारे प्राकृतिक जो हमारे चीज़ें मिली हुई थी उनका कहीं न कहीं जो है दोहन करके उनको नष्ट किया है। तो उसी का परिणाम है कि आज हमारे को इस प्रकार के ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ रहा है। इसी के साथ में हम कहेंगे कि कोरोना काल है और आप लोगों को घर में रहते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान रखते हुए आपको हर चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। इसी के साथ में आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।